तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्ट नोट्स फॉर यू में। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1। ये मैंने पूरे एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और इन्हें आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा और गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आप इस यूनिट में माहिर हो जाओगे और गारंटेड अपने एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने वाले हो। तो ये मैंने एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और इन्हें मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे पास इनके लॉन्ग नोट्स भी है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका सिंपली होता है जो भी हमारी इंजीनियरिंग एसोसिएट होती है जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इंजीनियरिंग जो एसोसिएट हो रही है जब हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं इन वेल डिफाइंड मैनर, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, कुछ मेथड्स एंड प्रोसीजर को यूज़ करके, वो जो इंजीनियरिंग हमारी यूज़ हो रही है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो इंजीनियरिंग एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड एंड प्रोसीजर्स। तो ये बात हुई हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब बात करें हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आपका सिंपली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर्स होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है आपका? प्रोग्राम आपका वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी सोर्स कोड हो, कोई भी आपका टेस्ट कोड हो, उसे हम कहते टारगेट कोड, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन एक तरह की आपकी मैनुअल होती है प्रोग्रामर्स के लिए, और प्रोसीजर आपकी एक तरह की मैनुअल होती है यूजर्स के लिए। प्रोसीजर जैसे कि आप अगर कोई भी वॉच वगैरह या आप कोई भी फ़ोन ले रहे हो तो आपको उसके साथ एक मैनुअल मिलती है जिसमें आपको उसमें प्रोसीजर लिखे होते हैं कि कैसे आपको वो डिवाइस यूज़ करना है। तो बात करें हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी आपके 4 पार्ट आ जाते हैं और प्रोसीजर में भी आपके 2 पार्ट आ जाते हैं। तो चलो इन्हें समझते हैं। तो पहले आता है आपका स्पेसिफिकेशंस। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस में आपके आते हैं? फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन। तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में आपकी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन होती है, जो भी आप डिवाइस यूज़ करने वाले हो उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है। एंड कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपकी उस डिवाइस के सराउंडिंग की स्पेसिफिकेशन लिखी रहती है। और बात करें हम डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में आपके डाटा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड ईआर डायग्राम आ जाते हैं। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन में भी आपके 2 चीज़ें आ जाती है, सोर्स कोड लिस्टिंग एंड क्लोज प्लेटफॉर्म लिस्टिंग। जो भी आपके सोर्स कोड यूज़ करा है उसकी लिस्ट, और किसी आपने प्लेटफॉर्म से यूज़ कुछ करा है तो उसकी लिस्ट। तो ये आपका आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। बात करें टेस्टिंग में, तो टेस्टिंग में जो भी आप डाटा टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हो वो टेस्ट डाटा यूज़ हो जाता है, और उस डाटा पे जो रिजल्ट आया है उसे और टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। अब बात करें प्रोसीजर्स की टाइप की, तो प्रोसीजर भी हमारे 2 तरीके आते हैं, यूजर मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल। बात करें यूजर मैनुअल की, यूजर मैनुअल में आपके सिस्टम ओवरव्यू, जो भी आपने डिवाइस लिया उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है, उसे वो आता है सिस्टम ओवरव्यू के अंदर। एक बिगिनर्स की गाइड होती है कि उसे आपको यूज़ कैसे करना है, वो आता है बिगिनर गाइड के अंदर। और साथ साथ रेफरेंस गाइड भी होती है, जैसे कि आपको एक स्कैनर कोड भी होता है कि आप उसे स्कैन करके वहाँ से उसकी डिटेल ले सकते हो, तो होती है रेफरेंस गाइड। और बात करें नेक्स्ट, वो आता है ऑपरेशनल मैनुअल। ऑपरेशनल मैनुअल में क्या आती है? एक इंस्टॉलेशन गाइड, कि आपको उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कोई अगर आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना है। और एक आती है सिस्टम की एडमिन की गाइड। अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें एक गाइड तो यूजर्स के लिए होती है, एक एडमिन के लिए गाइड होती है कि वो एडमिन कैसे उसमें अपना वो एडमिन कैसे कंट्रोल करेगा उस सिस्टम को, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एडमिन के पास होनी चाहिए, यूजर्स के पास से हाइड होनी चाहिए। तो वो आती है सिस्टम एडमिन गाइड में। तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहली है डज नॉट वियर आउट। वियर आउट का मतलब है कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर वो एक बार बन जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हार्डवेयर अगर आप बनाओगे तो कभी ना कभी किसी टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो ही जाएगा, पर हमारा सॉफ्टवेयर कभी ख़त्म नहीं होता। हालांकि इसमें कोई ना कोई इशू आते रहते हैं तो उसे हम अपडेट के साथ सही करते रहते हैं। तो गाइस, पहला जो करेक्टरिस्टिक है डज नॉट वियर आउट, इसमें आपका एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है फेलियर कर्व। तो उसे आपको मैं दिखाता हूँ। चलो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ग्राफ समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारे जब डेवलप होता है तो टाइम के साथ उसका फेलियर रेट और टाइम के कोरिस्पोंडिंग ही ग्राफ है। तो जब हमारा ग्राफ डेवलप होता है तो फेलियर रेट हमारा, जब हमारा हार्डवेयर कोई डेवलप होता है तो हमारा टाइम के साथ उसका फेलियर रेट कम होता है और एक टाइम पे उसका फेल होने के चांस कम हो जाते हैं। पर एट दी एंड हमारा जो हार्डवेयर है वो वियर आउट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ अगर हम लिखे तो यहाँ है वियर आउट।
पर सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर अगर हमारा डेवलप हुआ एक बार तो वो चलता रहता है, कभी वीआर आउट नहीं होता। पर ये आइडियल केस में है, आइडियल केस में है। अब वैसे अगर हम प्रैक्टिकल केस में देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर हमारा टाइम के साथ उसमें कुछ फेलियर्स आते हैं, हम अपडेट करके बग्स फिक्स कर देते हैं, फिर कुछ चैलेंजेस आए हमने बग फिक्स कर दी, कुछ आए, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल केस में, ये प्रैक्टिकल केस में। तो गाइस ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसका एक वेयर आउट ग्राफ आप उस कैरेक्टरिस्टिक में जरूर लिख देना है। इसको कहते हैं हम फेलियर कर्व। तो अगर हम देखा जाए तो फेलियर कर्व इसका नाम है, फेलियर कर्व इस ग्राफ का नाम है, और ये हार्डवेयर के लिए और ये सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि ये डेवलप होता है और इंजीनियर्ड होता है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता। इसको एक बार ही हमें डेवलप करना पड़ता है और टाइम के साथ हम इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं और इसे अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। सॉफ्टवेयर हमारा फ्लेक्सिबल ये है तो, पर ये हमेशा ट्रू नहीं होता, नॉट ऑलवेज लिख सकते हैं हम। करेक्टरिस्टिक है पर हमेशा फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन समटाइम हमारा सॉफ्टवेयर बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वो अडेप्ट चेंजेस इजीली कर लेता है, उसमें चेंजेस जो होते हैं हमारे इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। अगर आपको पता है, आपके पास अगर आपने कोड लिख रखा है तो आप उस कोड को दोबारा नहीं लिखोगे अगर आपको कहीं और रिक्वायरमेंट है, सिंपली वही कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। तो बात करिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि गुड सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है। गुड सॉफ्टवेयर में पहली खासियत है जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी कैसे, इवॉल्व टू मीट चेंजेस, कि उसमें अपडेट हम इजीली कर पाए। अगर हमें कोई इस तरीके से हम कोड लिखे कि हम उसमें आगे फर्दर जो अगर हमें रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम चेंज कर पाए और बाकी कहीं हमारा कोड अफेक्ट ना हो। दूसरा आता है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम जिसमें वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, अगर सिस्टम फेल हो गया तो इस टाइप से डिपेंड नहीं करना चाहिए कि अगर सिस्टम फेल हो गया हमारा सॉफ्टवेयर भी डैमेज हो जाए। यहाँ मैंने लिख रखा है, इसमें 3 कीवर्ड्स आते हैं। रिलायबल होना चाहिए, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी के फीचर्स होने चाहिए। डू नॉट अफेक्ट बाय सिस्टम फेलियर। बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कि उसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हमारा मतलब कि ज़्यादा मेमोरी वो ले रहा हो, और रिस्पॉन्सिव प्रोसेसिंग टाइम भी हमारा कम ले। जितना ज़्यादा एफिशिएंट हमारा कोड होगा उतना ज़्यादा उसका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। और थर्ड हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी उसमें होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे, अगर हम भी कोई भी अपना मतलब कोई भी उसमें कोई बटन क्लिक करें तो रिस्पॉन्स हमारा तुरंत के तुरंत आना चाहिए। एंड फोर्थ आ जाता है हमारा यूजेबिलिटी। अब यूजेबिलिटी क्या होती है आपकी कि ईजी टू यूज़ होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगना चाहिए उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। यूज़र को अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो उसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना कि इतनी कॉम्प्लेक्स तुमने एप्लीकेशन बना दी कि उसे समझ नहीं आ रही। ईजी टू यूज़ होनी चाहिए। और यूजेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर उसमें हम उसके साथ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारी यूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो अगर उसमें स्टेप हम लिख दें कि कैसे कैसे यूज़ करना है तो उस प्रोडक्ट की हमारी यूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन टॉपिक्स में मैंने गोल्डन स्टार करे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैंने सारे टॉपिक कवर करे हैं पर गोल्डन स्टार वाले टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारा एक टाइम था 90s के टाइम पे, जब हमारे जो सॉफ्टवेयर थे उनकी क्वालिटी पुअर थी, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर थे हमारे। जो सॉफ्टवेयर का बजट था वो एक्सीड हो रहा था, बजट जो था हमारा एक्सीड हो रहा था। अनरिलायबल सॉफ्टवेयर बन रहे थे, भरोसेमंद थे नहीं सॉफ्टवेयर हमारे। रिक्वायरमेंट जो यूज़र को रिक्वायरमेंट चाहिए थी उस हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही थी, और जो प्रोजेक्ट थे उस टाइम पे मेंटेन करना भी उन्हें मुश्किल था। इनके रीजंस क्या थे? रीजन थे लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट। डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन इतना खास नहीं था, जिससे कि क्लाइंट और डेवलपर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही थी। लैक ऑफ रिसोर्स, उस टाइम पे हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए हमारा टाइम भी काफ़ी लग जाता था किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्वियसली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती थी, प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं करा जाता था। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, उस टाइम पे इतने एफिशिएंट कोड नहीं लिखे जाते थे, इसलिए हमारे ना उस समय पे इतनी अच्छी स्ट्रेटेजीज थी, इसलिए हमारे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी और उसे मेंटेन नहीं कर पाया जाता था।
बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर मिथ। मिथ कैसे कहते हैं? मिथ्स होती है अफवाह। अफवाह कैसे? सॉफ्टवेयर तो अब काफ़ी तरह की सॉफ्टवेयर मिथ्स है। जैसे कि पहले है, सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सॉफ्टवेयर कई बार, कुछ सॉफ्टवेयर पुराने ज़माने में ऐसे लिखे हुए हैं जिनमें मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि कुछ नासा के प्रोग्राम, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोग्राम पुरानी लैंग्वेज में लिखा है और उन्हें नई लैंग्वेज में लिखना है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू वाली बात है। टेस्टिंग रिमूव एरर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम बार बार टेस्टिंग करते हैं, अगर रिस्क भी आ रखा है आपके प्रोजेक्ट में, तो कोई भी 100% ऐसा कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट नहीं है जो 100% रिस्क प्रूव हो। उसमें कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा रहता ही है। तो इस वो हमें बस, हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं या कुछ केस में हम रिस्क को ख़त्म भी कर सकते हैं। रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर इंक्रीज सेफ्टी, तो अगर आप बार बार सॉफ्टवेयर की कोड देखोगे, वो सेफ्टी बढ़ा देगा। ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं होता। सॉफ्टवेयर वर्क करेक्ट, गाइस इस टिक का मतलब है करेक्ट इन फर्स्ट टाइम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखते हो तो कई बार उसमें ही दिक्कत आ जाती है। सॉफ्टवेयर तो फिर भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो ऐसा भी नहीं होता। सॉफ्टवेयर मोर फीचर्स बेटर, जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर में फीचर होगी उतना ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर होगा। कभी सच है कभी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फीचर, बेकार के फीचर्स भी हमारे सॉफ्टवेयर का स्लो कर देते हैं, इसलिए ऐसा भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये सब मिथ्स है। बात करें, हमारा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में हमारे 5 स्टेप आते हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन हमारे स्टेक होल्डर्स और जो भी हमारे क्लाइंट है उनके बीच में हमारा कम्युनिकेशन होता है कि जो भी हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, वो हमारा फीजिबल होना चाहिए फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। यानी कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो विद इन बजट होना चाहिए और विद इन उसके रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, क्या क्या हमें रिसोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या क्या हम उसे बनाने से क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, तो ये हम प्लानिंग में देखते हैं। नेक्स्ट है मॉडलिंग, उस प्रोसेस, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं उसमें हम कौन सा बेस्ट सूटेबल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मॉडल भी आपके काफ़ी टाइप के, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, उस सूटेबल मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको, उस प्रोडक्ट की कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग भी काफ़ी तरीके की होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, ये आने वाली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट, अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो ये आपके आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। बात करें हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी आ जाती है एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी आ जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है? एक्सटर्नल क्वालिटी वो क्वालिटी होती है जो आपकी यूजर्स को विजिबल होती है, जो भी सिस्टम के यूज़र को विजिबल है। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो उसका फ्रंट एंड, वो वाली क्वालिटीज़ जो है आपकी एक्सटर्नल क्वालिटी में आ जाती है। इंटरनल क्वालिटीज़ की चिंता सिर्फ डेवलपर्स को होती है कि उन्होंने कोड किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रखा है, नहीं टेस्टिंग किस हिसाब से करनी है, मॉड्यूलाइजेशन किस हिसाब से करना है, तो वो सब आ जाता है इंटरनल क्वालिटीज़ में। अब बात करें हम रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज़ क्या होती है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज़ में आपके कुछ आते हैं करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। तो एक तरीके से आपकी ये सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक भी मान लो और क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मान लो। तो करेक्टनेस की, हमारा जो सॉफ्टवेयर के कोड है वो करेक्ट होना चाहिए। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होना चाहिए। उसकी हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसको मेंटेन करना इजी होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी की, उस कोड को दोबारा यूज़ कर सके। पोर्टेबिलिटी की, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन कर सके। जैसे कि आपकी C++ लैंग्वेज है, उसका आप एक कोड दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चला सकते। अगर आपने उसे विंडोज़ में लिखा तो आप उसे मैक में नहीं चला पाओगे, लिनक्स में नहीं चला पाओगे। जब बात करें हम जावा की, तो जावा का अगर आपने कोड C++ में लिखा है, सॉरी जावा का कोड अगर आपने विंडोज़ में लिखा है तो आप उस जावा मैक ओएस में भी इजीली रन कर पाओगे, लिनक्स में भी इजीली रन कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि जावा का अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। तो यही है कि आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी इजीली रन कर पाए। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो अगर आपने प्रोडक्ट बनाया है वो इजीली डिलीवरेबल हो। तो बात करें हम नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये सॉफ्टवेयर के डिफरेंट स्टेजेस है जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं।
जो वो डिफरेंट स्टेजेस हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आ जाते हैं। तो ये आपके फेजेस क्या है, ये आपके फेजेस आपके सारे मॉडल्स में यूज़ होएंगे कैसे ना कैसे यूज़ करके। तो आपके फेजेस आप याद कर लेना। पहला आता है फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड आता है डिज़ाइन एंड फोर्थ कोडिंग एंड फिफ्थ टेस्टिंग। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, आपका फाइनेंशियली और टेक्निकली आपका जो प्रोडक्ट है वो फिजिबल होना चाहिए। जो भी आपका उसमें जो रिसोर्स लग रहे हैं वो आपके पास हो, या आपमें जो उसमें पैसा लगने वाला उतना पैसा आप पे हो, ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी। और इसमें आपके दो प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि एक होता है फॉर्मुलेशन, एक होता है एग्जामिनेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है कि आप उसमें स्ट्रेटेजीज देखते हो कि क्या क्या आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज उसमें लग सकती है उसे सोल्यूशन उसमें बनाने में। और एग्जामिनेशन क्या होता है कि हम उस स्ट्रेटेजीज के अलावा अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज सोच के रखते हैं कि अगर वो स्ट्रेटेजीज फेल हो जाए तो बाकी स्ट्रेटेजीज काम आ जाए। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इसमें हम सिंपली एक एसआरएस डॉक्यूमेंट मेन करते हैं कि हम इसमें कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट समझते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है क्या, और उसके अकॉर्डिंग हम एसआरएस डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। तो बात करें नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम सिंपली जो भी हम एक स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके भी काफ़ी सारे मॉडल्स है, जैसे ईआर मॉडल है, फ्लो चार्ट है, डाटा फ्लो डायग्राम है। तो एक हम इसमें हाई लेवल डिज़ाइन भी बना लेते हैं, और अगर आप डिटेल में जाओ तो इसका एक लो लेवल डिज़ाइन भी बना लेते हैं। तो बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है हमारा कोडिंग। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है उसका हम कोड करते हैं, उस डिज़ाइन के हिसाब से हम कोड करते हैं। हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि हम कोड कर रहे हैं तो हम कहाँ से रीयूजेबल कोड ला सके। अगर हमारे उसमें कुछ रीयूजेबल कोड लग सकते हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट से, तो हम कोड ला सकते हैं। हम कोड की एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसे कि कुछ कोड कहीं से ले आए, कुछ कोड कहीं से ले आए, और कोड को चेक करते हैं। तो ये आता है हमारा कोडिंग में। नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग में हमारा मेन एम होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग जो सिंगल मॉड्यूल्स में होती है। जब मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब होती है जब हमारा सॉफ्टवेयर कस्टमर ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता, तो होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो लास्ट टॉपिक है इसका मॉडल्स। तो मॉडल्स थोड़े ज़्यादा लंबे हो जाएगी, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये मैं आपको सारे मॉडल इजी वे में नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून। तब तक के लिए गाइस लाइक कर देना, बाय। और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू गाइस।